क्वेश्चन क्या है आपका? देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि दो आवेश क्रमशः 2 माइक्रोकूलम एवं 7 माइक्रोकूलम के बराबर है यदि ये 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 1k कैप एवं 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप पर स्थित है। मतलब दोनों आवेश का पोजीशन वेक्टर हमको दिया हुआ है ना, तब इनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो एक्चुअल में हम लोग को पता होता है कि फिजिक्स में अगर कोई भी सवाल करना हो और अगर उस सवाल से रिलेटेड कुछ फिगर बन जाता है तो सवाल जो है आसान हो जाती है। ठीक है, वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप कोई भी सवाल को डील करते हो तो अगर आप उसका डायग्राम बना लेते हो तो सवाल का वजन हो जाता है 2.5 ग्राम, है ना। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो मान लेते हैं इसको हम रखते हैं कहीं, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर लेकर के, और दोनों आवेश का जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो उस हिसाब से दोनों को एडजस्ट करते हैं। तो मान लो पहला चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, तो जिसका हम यहाँ पे लोकेशन चुन लेते हैं, और दूसरा है 7 माइक्रोकूलम जिसका हम यहाँ पे लोकेशन चुन लेते हैं। ये Q1 दिया हुआ है, Q1 का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम और Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 7 माइक्रोकूलम। मान लो कि ये जो Q1 है एक्चुअल में इसका पोजीशन वेक्टर जो है उसको हम R से डिनोट करते हैं, और जो Q2 है उसका पोजीशन वेक्टर को हम R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो एक का पोजीशन वेक्टर R1, दूसरे का पोजीशन वेक्टर हम कितना मान लिए, R2 मान लिए। अब अगर हम मान के चले कि ये R1 हमारा है और ये हमारा क्या है, R2 है, तो सॉल्यूशन करते हैं अगर बाबू हम, तो R1 इज इक्वल टू लिखेंगे हम 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 1k कैप। ठीक है, अगर हम बात R2 की करें तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, क्योंकि R1 भी मिल गया, R2 भी मिल गया, है ना। अब अगर हम बात करें फोर्स की, तो Q1 के कारण अगर मान लो हम Q2 पर फोर्स निकालना चाहते हैं तो रिपल्सन फोर्स लगेगा और इसका नाम हो जाएगा F21। जिस पे फोर्स लगता है उसको पहले लिखते हैं और जिसके कारण लगता है उसको बाद में लिखते हैं, है ना। तो अगर हम F21 का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो F21 का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमको। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमको। तो अगर हम इस डिस्टेंस को R21 के नाम से जाने तो R21 इज इक्वल टू फॉर्मूला, ये मतलब वेक्टर रूल लगा करके ट्रायंगल रूल के हिसाब से, तो R21 का वैल्यू निकालेंगे तो एक्चुअल में आएगा R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। R2 का वैल्यू देख लो बाबू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप है। ठीक है, R2 का वैल्यू ये है ना। R1 की वैल्यू अगर बात करें, बीच में साइन देखो, बीच में साइन माइनस का तो माइनस, उसके बाद 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 1k कैप। अब इसको जल्दी से घटा दो तो 2i में से 3i जाएगा तो माइनस i कैप बचेगा, 4j में से 2j जाएगा तो प्लस 2j बचेगा, और 2k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1k तो प्लस 3k कैप बचेगा। ठीक है, तो ये आया R21 का वैल्यू। अब अगर हम R21 का मैग्नीट्यूड निकालें, क्योंकि हमको फोर्स निकालने के लिए मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे कुछ नहीं तो -1 का स्क्वायर प्लस इसका फैक्टर j का 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 4 13 और 1 14, रूट 14 आएगा। R21 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट 14। अब अगर हम फोर्स निकालें तो कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड जो भी हमने फॉर्मूला सीखा है, F इज इक्वल टू, अभी भी चर्चा किए थे कि होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो अगर हम F21 के मैग्नीट्यूड की बात करें तो सेम फॉर्मूला तो सेम रहेगा, K का मान कितना होता है 9 × 10⁻⁹, Q1 का मान कितना है, तो Q1 है 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 माइक्रो में से अगर हम माइक्रो को हटाएंगे और इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 से गुना करना पड़ेगा। 7 माइक्रो में अगर माइक्रो को हटाएंगे तो 10⁻⁻6 से गुना करना पड़ेगा, तो हो गया यहाँ पे 2 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 जगह पे 7 × 10⁻⁻6, और बीच की दूरी R, यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी, R21 है। R21 का मैग्नीट्यूड कितना है, रूट 14। अब R का स्क्वायर, तो रूट 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा तो बचेगा कितना, सिर्फ 14 बचेगा, है ना। 7 2 14, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर में कितना बचा 9 इंटू पावर गिन लो, 9 में से 6 जाएगा 3, 3 में से 6 जाएगा -3, 9 × 10⁻³ न्यूटन। ऑप्शन कर रहा है, ऑप्शन नंबर 20 सही हमारा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल पूछे भी जाते हैं और कई बार पूछा भी गया। ठीक है, और आगे भी देखो जो जो सवाल पूछा गया मैं लिखते चला जाऊंगा, तो इसको लिख लो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या कर रहा है कि दिए गए चित्र में यदि Q पर नेट बल 0 है, Q पर नेट फोर्स 0 है, तब Q/Q का मान क्या होगा। तो सवाल में क्या कर रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है, एक वर्ग का शेप है ना, वर्गाकार शेप है, जिसके चारों कोणों पे कुछ ना कुछ आवेश रखा हुआ है। ठीक है, चारों कोण पर कुछ ना कुछ आवेश है कोनों पर, और वर्ग की भुजा दी हुई है, भुजा की लंबाई a है। तो हमसे बोला गया है ना कि यदि मान लो कि Q पर नेट फोर्स 0 है ना, ये वाला जो Q दिख रहा है आपको, इस पे F नेट का मान 0 दिया हुआ है, तब Q/Q का मान क्या होगा, उस सिचुएशन में Q/Q का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो देखो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का सिंपल फंडा ये है कि जिस चार्ज पे बोले नेट फोर्स 0 है, हम उसी चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड कर लेंगे। अगर इस बोला जाए कि Q पर नेट फोर्स 0 तो हम Q पर ही नेट फोर्स निकालेंगे। उसके बाद जब इसका जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा, जब उसको हम 0 के बराबर करेंगे तो ऑटोमेटिक जो रिजल्ट हमको चाहिए वो रिजल्ट हमको मिल जाएगा। अगर Q का मान पूछा तो Q का मान मिल जाएगा, Q/Q का मान पूछा तो Q/Q का मान मिल जाएगा, है ना। तो जिस पर भी नेट फोर्स 0 बोले हम उसी पर नेट फोर्स फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम बहुत अच्छे से स्क्वायर का नाम रख दे A, और यहां पे हम इस कोने का नाम B रखें, यहां पे चार्ज Q है, इसका नाम C, इसका नाम D रख दे,
तो हम लोग को नेट फोर्स कहां पे निकालना है बाबू, क्यू पर, जिस पे नेट फोर्स 0 बोल रहा है हम उसी पे नेट फोर्स निकालेंगे। तो इस क्यू पर नेट फोर्स निकालना। तो अगर हम बी की वजह से देखें तो इस क्यू पे किधर फोर्स, इस सी पे मतलब सॉरी बी पर जो चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, इसके कारण इस क्यू पर किधर फोर्स लगेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे कैसा चार्ज है प्लस, यहाँ भी कैसा चार्ज है प्लस, तो प्लस प्लस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये वाला प्लस चार्ज इसको नीचे ढकेलेगा, है ना, तो ये वाला प्लस चार्ज इसको ढकेलेगा, तू भाग भाग यहाँ से, है ना। तो ये प्लस चार्ज जब इसको नीचे ढकेलेगा तो ये नीचे आ जाएगा, यानी बी पे जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण सी पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। और इसका नाम क्या होगा, तो जिस पे फोर्स लगता है, तो फोर्स किस पे लग रहा है, सी पे रखे वाला पे ना सी लिखेंगे, जिस पर फोर्स लगता है उसको पहले लिखेंगे और जो फोर्स लगाएगा उसको बाद में लिखेंगे। तो फोर्स कौन लगा रहा है, वो बी लगा रहा है, तो बी को बाद में लिखेंगे, तो ये एफसीबी हो गया। ऐसे डी की वजह से जो फोर्स लगेगा क्यू पे, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, तो इसका नाम रखेंगे हम लोग, इसका नाम हम लोग रखेंगे एफ, लग रहा है किस पे, सी पे, और कौन लगा रहा है, तो डी लगा रहा है, तो एफ सी डी। कोई दिक्कत है समझने में। ऐसे ये माइनस क्यू जो है इस प्लस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि माइनस प्लस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना, तो माइनस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा और इसका नाम क्या होगा, तो सी पे लग रहा है, लगा कौन रहा है, ए, तो ये एफ सी ए हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या करना है, एफ सी बी, एफ सी डी और एफ सी ए तीनों को वेक्टरली जोड़ करके 0 के बराबर कर देना है, उसके बाद फाइंड हो जाएगा, है ना। तो हम लोग पहले चलते हैं सॉल्यूशन में, पहले हम एफ सी बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, एफ सी बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो एफ सी बी की अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो सी पर रखा हुआ आवेश और बी पर रखा हुआ आवेश दोनों पे चर्चा होगा। तो सी पे कितना आवेश है क्यू, बी पर कितना आवेश है क्यू। फॉर्मूला क्या होता है कूलम्स लॉ का, के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर, के जैसे वैसे रहेगा। सी पर जो आवेश है उसको हम क्यू1 मान लेते हैं, बी पर जो आवेश है उसको हम क्यू2 मान लेते हैं, ठीक है। और बीच की दूरी कितनी है, ए, तो ए का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसी तरह से हम अगर बात करें एफ सी डी की, एफ सी डी की मैग्नीट्यूड की बात करें तो सेम वैसी हो जाएगा क्या, सी डी, फॉर्मूला फिर से के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर, के जैसे वैसी। सी और डी की बात करें तो सी पर जो आवेश है उसको क्यू1 मानेंगे और डी पर जो आवेश है उसको क्यू2 मानेंगे, और सी और डी के बीच की दूरी वर्ग है तो भुजा की लंबाई सेम ही होगी, तो ए स्क्वायर। तो अगर बहुत अच्छे से देखें तो सी बी और सी डी दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। देखो यहां देख रहे हैं सी डी का मैग्नीट्यूड कितना है, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, सी बी का मैग्नीट्यूड कितना है, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या हुआ, बराबर। और दोनों के बीच का एंगल की बात अगर करें हम, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है बाबू, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री का एंगल बने दो वेक्टर के बीच में और वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसको हम फाइंड करने के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करने के लिए कितना से गुना करते हैं, डायरेक्ट √2 से। कोई भी एक वेक्टर में √2 से गुना कर देंगे, रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो मान लो कि सी बी और सी डी का जो रिजल्टेंट है वो एफ डैश है और जिसका डायरेक्शन जो है इधर है, ठीक है। तो एफ डैश जो होगा एक्चुअल में क्या होगा, √2 गुने कोई भी दोनों में से एक वेक्टर को उठा लो तो के क्यू इंटू क्यू बटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये वेक्टर का रूल है। अब अगर हम सी ए का बात करें, एफ सी ए का मैग्नीट्यूड निकालें, यहाँ पे एफ सी ए का मैग्नीट्यूड, तो एफ सी ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए Q1 यहाँ है और Q2 यहाँ है, ठीक है। और यहाँ Q2 कितना था, तो एक्चुअल में यहाँ Q2 था प्लस Q, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे भी Q, तो के क्यू स्क्वायर, प्लस माइनस लेके चलते नहीं है ना। और बीच की दूरी तो यहाँ से यहाँ तक वर्ग का विकर्ण जो कि √2a के बराबर होता है, तो √2a का स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर और इसका स्क्वायर आएगा 2a स्क्वायर। अब ये एफ सी ए का मान मिल गया, एफ सी ए का मान इधर और एफ डैश का मान इधर। और सवाल में बोल रहा है कि एफ नेट का मान 0 है, चूंकि एफ नेट इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो एफ नेट इज इक्वल टू 0, इस पर नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होगा। जैसे कोई भी मान लो कि यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, और इस पे लग रहा है इधर एक्स फोर्स, इधर लग रहा है वाई फोर्स, और आपसे बोला गया कि इस बॉक्स पे नेट फोर्स का मान 0 है। तो नेट फोर्स 0 तभी हो सकता है जब एक्स और वाई का मान बराबर होगा। जैसे मान लो कि इधर एक्स का मान है 10 और वाई का मान भी 10 है, तो ये बक्सा किधर भागेगा, इधर भी 10 की ताकत से लग रहा है, मतलब खींचा जा रहा है, इधर भी 10 की ताकत से खींचा जा रहा है। एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है, 10 की ताकत ये भी, 10 की ताकत ये भी। तो बॉक्स पर या फिर हमारी बॉडी पे हमको कोई खींच रहा हो, है ना, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है कि दो फोर्स, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे दो फोर्स, एक एफ डैश और दूसरा क्या है, एफ सी है, तो एफ डैश का मैग्नीट्यूड और एफ सी ए का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो एफ डैश का वैल्यू कितना है, √2 गुने के क्यू क्यू बटा ए स्क्वायर, और एफ सी ए का वैल्यू कितना आया है, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मर जाएगा, उसके बाद के से के कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, तो इधर देखें हम बहुत अच्छे से, तो √2 इंटू क्यू बचा, इधर देखें तो q बाई 2 बचा, है ना। हम लोग को क्या फाइंड करना था, q बाई क्यू का मान निकालना था ना, तो हम क्या करते हैं ना, q को इधर भेज देते हैं और 2 को इधर लेके चले आएंगे। तो देयरफॉर q इज इक्वल, सॉरी देयरफॉर q और बटा q बटा q इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2 आंसर, 2√2 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी सही। तो लिख लो। और ये अगर बात करें हम तो बिहार बोर्ड BSAB 2018 में पूछा गया था ये सवाल, और वो भी ऑब्जेक्टिव में, है ना, ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आया था 2018 में। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि केंद्र पर रखे आवेश पर परिणामी बल का मान बताएं।
एक वर्ग है, वर्ग की भुजा दी हुई ए, चारों कोनों पर कैपिटल क्यू आवेश रखा हुआ है और केंद्र पर रखा हुआ है स्मॉल क्यू। बोला गया इस पे एफ नेट का मान क्या होगा, मतलब चारों मिल करके इस पे कितना ताकत लगाएगा, इसको कितना मारेगा, है ना, कितना पीटेगा, वो आपको बताना है, ठीक है। तो सेंटर पे इस पे हम लोग को एफ नेट का मान निकालना है, एफ नेट का मान निकालना है कितना होगा, इसके वजह से कितना फोर्स, इसके वजह से कितना फोर्स। तो इसमें तो एक चीज हम तुमको बताते हैं कि फोर्स जो है एक्चुअल में के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो के तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जा रहा है, तो एफ डिपेंड करता है Q1 Q2 पे और डिपेंड करता है आर पे। अगर Q1 Q2 और आर बराबर होगा अलग अलग सिचुएशंस के लिए, अलग अलग चार्जेस के लिए, तो इसका मतलब है कि सब चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स बराबर होगा, क्योंकि ये एफ डिपेंड किस पे कर रहा है, Q1 Q2 पे और आर पे। अगर Q1 Q2 का मान हर एक सिचुएशन के लिए बराबर हो और दूरी का मान भी बराबर हो, तो इसका मतलब एफ का मान बराबर हो। अब तू ध्यान से देख कि यहां चार्ज क्यू 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 सब क्यू और सेंटर पर भी क्यू है, तो इसकी बात अगर करें हम, जैसे हम नाम रख दे इसका ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, तो अगर हम बात करें ए के कारण जो क्यू पे फोर्स लगेगा और बी के कारण जो क्यू पे फोर्स लगेगा, सी के कारण जो लगेगा, डी के कारण लगेगा, वो सब बराबर होगा, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ये वाला दूरी, ये दूरी और ये दूरी, सबके लिए दूरी बराबर है। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक, यहां से सब दूरी बराबर, और सबका जो है आवेश भी बराबर है, तो दूरी भी बराबर है, आवेश भी बराबर है, तो लगने वाला फोर्स क्या होगा, बराबर होगा, है ना। अब देखना यह है कि सबका डायरेक्शन बराबर है या अपोजिट है। तो सोच के देख कि ए के कारण, अगर हम सेंटर का नाम ओ रख दे, तो ए के कारण जो ओ पे फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, तो देख रहे हैं यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ भी प्लस चार्ज, तो इस प्लस की वजह से इस पे रिपल्सन होगा, तो सी की तरफ लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा एफ ओ सी। उस तरह से सी पे देखे बात करें तो सी पे प्लस चार्ज है और क्यू ये प्लस चार्ज है, तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन, तो सी के कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा और इसका नाम हो जाएगा ये एफ ओ ए था ना, ए के कारण लग रहा था एफ ओ ए, और सी के कारण जो लगेगा वो एफ ओ सी होगा। ए के कारण इधर लग रहा है रिपल्सन का फोर्स और सी के कारण इधर लग रहा है रिपल्सन का फोर्स। उसी तरह से हम बात करें डी पे, तो डी पे कैसा है, प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन अलोंग द लाइन फोर्स लगेगा, तो ये इसको इधर ढकेलेगा और इसका नाम जिस पे लग रहा है फोर्स उसको पहले, और जो लगा रहा है डी लगा रहा है तो डी को बाद में। ऐसे हम बी पे रखे हुए आवेश की बात करें तो बी पे प्लस चार्ज, तो इस प्लस की वजह से इस क्यू को रिपेल इधर करेगा और इसका नाम हो जाएगा एफ ओ बी। अब हम लोग को पता है कि ओ सी, ओ ए, ओ बी, ओ डी सबका मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एफ ओ सी का मैग्नीट्यूड, एफ ओ डी का मैग्नीट्यूड, उसके बाद एफ ओ बी का मैग्नीट्यूड और एफ ओ ए का मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर। यानी जितना एफ ओ ए का मान है उतना एफ ओ सी का मान है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, पर दिशा विपरीत है, तो इधर भी 10 लग रहा है, इधर भी 10 लग रहा है, तो जीरो करेगा कि नहीं, तो एफ ओ ए एफ ओ सी को कैंसिल कर दिया, एफ ओ बी एफ ओ डी को कैंसिल कर दिया, मतलब ये सिमेट्रिक हो गया एक्चुअल में, इसलिए इसका एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सब बराबर है, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बराबर है और अपोजिट भी है, बराबर है एंड अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लग रहा है, देखो अपोजिट लग रहा है कि नहीं, ओ इधर तो ओ सी इधर, ओ बी इधर तो ओ डी इधर, ऐसे करके फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो एफ नेट का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।